लोग लंदन में कुछ पढ़ रहे थे, कुछ काम करने वाले थे, तो मिल बैठे। और चाहे उस ज़माने में जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा था, अयूब खान की जो आबियत थी वो ढल रही थी, और एक अफसोस था, लोग जो थे मजदूर किसान मूवमेंट थे और इस तरह दूर से पहुँच गई थी। तो हम लोग जो वहाँ पे थे, हम वतन से दूरी तो थी, दूसरा वतन का दर्द। तो हमने कहा कि भी कुछ हम ये कहाँ यहाँ बैठे तो यही कर सकते हैं कि एक चिंता निकालें जिसमें हम कुछ लोगों के इंटरव्यू लें, जिससे मौलाना मोशानी ने दिया तो अजीज कोटा जो मदीर थे, दो मदीर थे, अजीज कोटा और इकबाल खान, और मैं तो शामिल बाजार में था। तो मैंने कहा कि भाई जो सारी डिबेट्स बिल्कुल गुफ्तगू होनी चाहिए। हमारे जो दोस्त जिनका मशरक़ी पाकिस्तान से ताल्लुक़ था, वो ज़ाहिर है क्या आना था इस इत्तेहाद से। तो हम लोग आमतौर पर इतवार के रोज़ लंदन यूज़ करें या एक रेस्टोरेंट होता था गैरेज, उसकी दोपहर को मिला करते थे। वो हमारे वहाँ के दोस्त थे, उसके जो ऑनर थे, और सब लोग स्टूडेंट्स में थे और गुफ्तगू करते थे। और आहिस्ता आहिस्ता हमें एहसास हो गया कि हमारे जो दोस्त जिनका मशरक़ी पाकिस्तान से ताल्लुक़ था, उनमें अलग की पसंद की जो सिर्फ नमूदार थे, और उसकी वजूहात बिल्कुल नमूदार वाज़ेह थी। और हम उनको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो आपकी तकालीफ हैं वो भी मग़रिबी पाकिस्तान में थी, लेकिन ज़ाहिर है वो सूरत हाल ऐसी थी कि एक हद तक गुफ्तगू हो सकती थी और उससे ज़्यादा नहीं। मेरा रोल सिर्फ ये था कि जहाँ पे सियासत की बात होती थी वहाँ पे फ़नून लतीफ़ा के बाकी जो सकाफ़ती पहलू थे उन पर भी गुफ्तगू होती थी। और उस जरीदे में मेरी पहली तहरीर पाकिस्तानी से अब मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, लेकिन लोग भी किसी जगह पे गए किसी जाओ आज क्यों मेला आ गया कि उर्दू तो बड़े खतरे में, क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆ ਰਹੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ क्या ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ नहीं करना चाहिए ਮਾਤਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ और उर्दू इराक़े की ज़बान में बाकी रहे ते धरती ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ। शुरू कर दी और बहुत सही है। एक्चुअली ये है कि पंजाब के शनाफिया में जाहिर है कि वो चीज़ कबूल की जो अंग्रेज चाहते थे। यहाँ पर जब वो कॉलोनी थी और वो चाहते थे कि सारी इलाके को कंसोलिडेट करें। जैसे हमारे यहाँ आप कहें कि हम कन्फेडरेशन है और उस तरीके से उसूली तौर पर है भी हम, लेकिन हमारे यहाँ सेंट्रलाइज कंट्रोल है। आप देखें कि पाकिस्तान बनाने में पंजाब का वो रोल नहीं था जो बंगाल का है, चाहे पाकिस्तान रेजोल्यूशन हो, चाहे मूवमेंट हो, उसके अंदर यहाँ पे सुनो गपशप के गाँव में नदी खूब चली, गाँव में नदी खूब चली। इस किस्म की सोच जो है वो इलावा शुएब साहब के और किसी की हो नहीं सकती। I must add कि है तो दूसरा हिस्सा, लेकिन डेरन ऑडिशन उससे पहले क्योंकि हमारे साथ अक्टूबर में भी काम कर चुकी थी, तो वो उन्होंने कहा कि नहीं पॉसिबली वुड बी अ ग्रेट सिंगर फॉर रेडियो और टीवी के लिए नहीं, तो उन्होंने जाके
आज की सब बता मैंने नहीं जब मेरा किसी अगला प्रोग्राम करना है मुझे हर प्रोग्राम में देखता है कल का ही कि बैठे था और कहा भी करते थे किसी ने उनसे कहा कि आप जो मुहावरा है उर्दू ज़बान में वो गपशप है, तो आप जब ये प्रोग्राम का नाम सच का क्यों रखा? उन्होंने कहा कि जो हम सब करते हैं वो तो गप होती है, लेकिन जो नहीरा गाती है वो सच है। क्यों रोए? क्योंकि मेरे सारे अलजेब्रा के सवाल गलत हो गए, तो मेरी मिस ने मुझे कोने में बैठा दिया और वो वाली जो टोपी होती है ना वो पहना। मैंने अपने अब्बू को आके बताया, डैडी बड़े होशियार हैं, उन्होंने अपने सारे इनकम टैक्स के सवाल जो थे ना 200 रुपया दे के ठीक कराए। इसका क्या मतलब है? हाँ याद आया, आज सुबह ना प्रोग्राम शुरू होने से पहले यहाँ पे 10 पुलिस वाले आए, कह रहे थे हम तो ड्यूटी पे हैं। हाय अल्लाह, हम कोई वो क्या कहते हैं, हम कोई तकरीर काट तो नहीं है ना कि आपको यहाँ पे ड्यूटी देनी पड़े। तो मैं बताऊँ कि मेरे डैडी बड़े ही होशियार हैं, बड़े ही होशियार हैं। याद आया, दादी कह रही थी कि हाय वो आमना की जो बेटी है ना उसने बड़ा अच्छा गाना गाती है, तो ये खड़े हो गए सुनने के लिए और गाना गाया, फिर हमने हलवा खाया, फिर वो घर चले गए। तो मेरे डैडी ने मेरी दादी से पूछा कि क्यों अम्मी आपको कैसा लगा आमना का गाना? तो कहने लगी गाने का तो मुझे पता नहीं, बस घंटे ऊपर नीचे हिलती थी। घरों से आ जाते हैं शोर मचाने को सुन के। सारे फिंगर ऑन लेप करो सारे के सारे। सारे बच्चे गौर से मेरी बात सुने, आप फेस्टिवल में आए हुए तमाशा देखने नहीं आए हो। सारे बच्चे गौर से सुनो। आमिर बेटे, ये आपने शादिया के कान में उंगली क्यों दी? नहीं बेटा, उसके कान में खुजली हो गई, वो पूरी आराम से सारे बैठे, सारे बच्चे जो है ना मेरी बात सुने। आमिर बेटे, अपनी जगह नहीं बेटे, आपने टैक्स साफ नहीं करना। अभी मैंने तो करना, आप निकल क्लीन कर लो। निकल काटना बिशोरी की बात है। सारे बच्चे आए हैं, सारे झंडे लगे हुए हैं, फेस्टिवल में देखो तो जगह जगह झंडे लगे हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा वो क्या सना हुआ है। आमिर बेटे, आपकी टीकर की तरह नहीं, उतारो से उतारो। असल में जंगलों, जाहिलों और जानवरों से हमारा पुराना नाता है, वरना कौन किसी के पीछे आता है। आप शिकार के पीछे जाते हैं? नहीं, मेरे लगड़ दादा जो थे वो जंगलों में शिकार किया करते थे। वो जंगलों में शिकार करते थे, उनका नाम था टार्जन। वो दरख्ती वो पत्तों की सलवार कमीज पहनते सलवार कमीज ही थे। और लगड़ दादी जो थी वो यैटी थी। उनमें से औलाद नहीं हुई। चलो औलाद नहीं हुई, आप कैसे आ गए। कुदरत का काम है। अच्छा जी। शिकार का सिलसिला जो है वो हमारे दादाजी से शुरू हुआ।
दादाजी जो थे उनके पास एक बंदूक थी जिसकी 12 नालियां थी अच्छा और लुबलुबी एक। अच्छा, तो वो हर नाली में से लेदर शिकार? नहीं, वो इस 12 नालियों में से गोली लेदर ना जी ना, एट ए टाइम once in a blue moon। एक दफा जो उन्होंने उस बंदूक से शिकार किया उसकी लिस्ट मैं आपको बताऊं तो आप मुझे कच्चा चुका दें। अच्छा, तुम बता दे वैसे सब अच्छा है। वो लिस्ट ये थी कि 2 डंकी 1 मंकी, एक बब्बर शेर, 1 गिद्दड़, 2 लुम्बड़ और 1 अगरमच्छ दूसरा नंबर और 1 वो था दरियाई घोड़ा और 1 पटवारी। वो पटवारी कैसे निशाने? भाई वो सर्कस का मुलाजिम था ना, अच्छा वो जगह वही लेकर देता था। अच्छा तो वो पता चला कि ये सर्कस का सामान था जो किसी छोटे शहर से आ रहा था और बड़े शहर में जा रहा था। तो दादाजी को शिकार की सूंघ आ गई, उन्होंने निकाली बंदूक और फड़का के रख दिया। हाँ जी। और जो मेरे अबू जी थे वो सर्कस में बड़ा सुच्चे आइटम किया करते थे। अच्छा वो शेर के साथ आइटम किया करते थे। शेर का पूरा मुंह खोल के पूरी बाह उसके मुंह में देख करते। अच्छा, तो ये शेर कुछ नहीं करता था? वो मुर्गी हड्डियों समेत करता रहता। अच्छा, तो आपके क्या नाम था उनका? उनका नाम था शीदा टुंडा। सर्कस वालों ने अब्बा जी को कंपनसेशन दी और शेर को भी दी। अब्बा जी को एक मल्लम वाला खाया बाल के ऊपर और शेर को 2 हाशमी वाली गोली। तो आप इसका शिकार नहीं, वो असल में अब मैं शिकार खेलता नहीं हूँ क्योंकि शिकार का तलक नजर के साथ नहीं है, सूंघ के साथ है। तो वो मेरी सूंघ भी अब उतनी तेज नहीं रही, तो वो बस अब मैं कैसे नजर कैसे कमजोर हुई है, कैसे कमजोर? फिल्में देख देख। तो अब तो बस मैं गुजारा कर लेता हूँ। मैं सिनेमा के बाद जो कटआउट लगे होते हैं बड़े बड़े, उनको टटोल के चेक कर लेता हूँ कि अंजुमन कौन सी है और सुल्तान कौन सी है। वैसे तो बस मैंने फिर ट्राई किया कि मैं पुलिस में चला जाऊँ। अच्छा, तो वो मुझे किसी ने बताया कि गुंजाइश जो होती है ना ज्यादा, वो लेडीज पुलिस में होती है। तो उसमें अप्लाई कर दो, फिर तुम्हारी माइग्रेशन करा दो। मैंने पुलिस में एप्लीकेशन दे दी, मेरा इंटरव्यू की कॉल भी आ गई। मैं उसमें तो पास हो गया मगर मेडिकल टेस्ट में फेल हो गया। अच्छा, वैसे आप काफी होशियार हैं सारे सवालों के। अब बूढ़े हो गए हैं, अब क्या होशियारी दिखानी। सवालों पे वो तुम मुझसे कोई सवाल करो, मैंने अगर उसका जवाब न दिया तो मुझे 500 रुपया देगा। मैं सवाल करूँगा, अगर तुमने जवाब न दिया मैं तुमको 100 रुपया दूंगा। इसलिए कि तुम जरा
से मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। चल वो कौन सा जानवर है जिसकी बड़ी बड़ी 4 टांगें हैं, सूंड है और चिट्टे चिट्टे दांत हैं, छोटी छोटी आंखें हैं और बड़े बड़े पत्थर जैसे कान हैं और रंग उसका आछी गुलाबी है। देखो बड़ी बड़ी टांगे हैं और दांत है और सूंड है, यहाँ तक मुझे समझ आई। आछी गुलाबी क्या मतलब? इसका जवाब है, चलो एक सवाल और पूछो। मैं पूछता हूँ कि कौन सा जानवर है, टर्म में कंडीशन वही है। अच्छा, तो कौन सा जानवर है, पत्थर जैसे कान हैं और छोटी छोटी आंखें, रंग नेवी ब्लू? ये 1000 का लिया है। अच्छा उनको जास्त है। नहीं, मैंने तो कुछ सवाल आपसे पूछे। पूछे। आप ये बताएं कि यूरेनियम के कितने आइसोटोप होते हैं और उनकी हाफ लाइफ क्या होती है, और जो एटम बम में इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है? ये मेरा सवाल। एम काना से सवाल। यूरेनियम के कितने हैं? कितनी किस्में हैं और उसकी हाफ लाइफ क्या होती है, और एटम बम में क्या मिलेगा अगर मैं बता दूं? मैं आपको 10,000 रुपए। ये देखा यूरेनियम के 3 आइसोटोप होते हैं, 34, 39 और 37। इनकी हाफ लाइफ नैनो सेकंड, 1.5 सेकंड और 2 सेकंड होती है और एटम बम में U-37 इस्तेमाल होता है। निकालो 10,000। और रास्ते में उसको नहीं होगी पहले सुन। वैसे भी सब बहुत रास्ता में है। ये वो हो गया क्या अंग्रेजी बोलते तो मैं भी अंग्रेजी में अपनी कहानी सुनाता हूँ कि वंडरफुल स्टोरी ऑफ द ट्रूथ। नहीं, आप मुझसे पूछे तो सही था, मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। इंग्लिश करना पसंद। आपका पाँव मेरे पाँव पर है। आपका पाँव मेरे पाँव के ऊपर है। अरे मेरे पाँव के ऊपर और मेरा पाँव फिस गया। अंग्रेजी मुझे जब इम्कानात एक से ज़्यादा हों तो अब ये तो तय बात है कि लाहौर में नहायत उम्दा लोग मिलते हैं, बहुत खूबसूरत महफिलें होती हैं, अच्छे लोगों की अच्छी बातें सुनने का मौका मिलता है। जब भी फैज़ मेले में आया हूँ मैं, और ये कल वापस जा रहा हूँ। आज मैं इनसे कह रहा था कि आइंदा आपने मुझे कभी बुलाया तो 1 हफ्ते के लिए बुलाइए। अगर 3 दिन में मेरा काम नहीं चलता,
अब ये ज़रा कम पड़ जाता है। अब जो लोग अच्छे लगने लगे, जब लगने लगे तो हम चले जाएं, ये बात तो ठीक नहीं है ना, तो थोड़ा तो रुकना चाहिए। जी फ्रंट पे जिन साथियों ने सवाल पूछने अगर हाथ खड़ा करें तो मुझे अंदाजा हो जाए, शर्त कोई नहीं कि मैं कहूँगा, वी जस्ट वांट टू नो। ओके, अभी आते हैं, यहाँ पे भी माइक ले आइए, यहाँ भी ले आइए माइक, यहाँ भी ले आइए, फ्रंट के ऊपर भी। एक दो सवाल जो हमें, बहुत से सवाल फेसबुक से आए थे, मैं ये पूछता हूँ, तब तक यहाँ ले आइए। सवाल अच्छा है, खतरनाक है, आप भी सुनिए, इनको भी नहीं मालूम ये सवाल। किसी साथी ने पूछा है कि जावेद साहब ये बताइए, वो कौन से ऐसे 3 पाकिस्तानी हैं कि आपकी ख्वाहिश है कि काश ये हिंदुस्तानी होते? वो ऐसे कौन से 3 पाकिस्तानी हैं कि आपकी ख्वाहिश है कि यार ये हिंदुस्तानी होते तो अच्छा रहता? वैसे तो हमें आबादी की कोई कमी है नहीं, लेकिन तो अगर आप मुझसे कहें तो पहला नाम तो मैं फैज़ अहमद फैज़ का ही लूँगा भाई, और एक आध क्रिकेटर, मगर शायद उनका नाम लेना आजकल मुनासिब नहीं। तो बस यही समझिए कि कोई क्रिकेटर। और तीसरा, अगर मेरा बस चले तो इन्हें ले जाऊँगा। ओके, माइक ले आए जी, सोहेल। सवाल नहीं है, एक दरख्वास्त है, अगर आप फैज़ साहब की कोई अपनी पसंदीदा नज़म पढ़ के हमें सुना दें। वन लेजेंड रिसाइटिंग अनदर वुड बी एक्सपीरियंस। थैंक यू। मैं आपको, चूँकि वक्त कलील है, तो पूरी नज़म तो नहीं, एक नज़म का हिस्सा सुनाता हूँ जो मुझे बेपनाह पसंद है। और देखिए, मैं बहुत 5 बरस पहले आया था और फैज़ साहब की शायरी के बारे में बात हो रही थी, तो मैंने एक बात कही थी, और वो मुझे इसलिए याद है कि बाद में कई लोगों ने मुझसे कहा ये बड़ी अच्छी बात है आपने कही। मैं कोई रोज़ रोज़ तो अच्छी बात कहता नहीं हूँ, तो मुझे याद रह गई वो, कि वो बता रहे हैं कि अच्छी थी, कि फैज़ साहब की शायरी में वो खूबी है जो चांदनी में है। चांदनी जब गिरती है, वो किसी भी चीज़ पे गिरे, वो भूसे के ढेर पे गिरे, कि खंडहर पे गिरे, कि एक बेढंगे से मकान या मैदान पे गिरे, वो तो खूबसूरत बना देती है, तो अच्छा लगने लगता है वो, इसलिए कि चांदनी उस पर आ रही। ऐसा ही शायरी है फैज़ साहब की। अब जेल कोई ऐसी जगह तो नहीं है कि आपको जाने को दिल चाहे, लेकिन फैज़ साहब की नज़में पढ़ के मेरा कई बार बहुत दिल चाहा कि मैं भी जाऊँ, ये तो जगह अच्छी लगती है। तो उनकी वो जिन्ना की एक सुबह जो नज़्म है, उसका मैं कुछ शुरू का आपको हिस्सा सुनाता हूँ। और ये जादू ये बस उन्हीं का था। रात बाकी थी अभी के सरे बाली आकर, चांद ने मुझसे कहा जाग सहर आई है। जाग जो शब की मैं नाप तेरा हिस्सा थी, जाम से अब वो तहे जाम उतर आई है। अक्स जाना को विदा करके उठी मेरी नज़र, शब के ठहरे हुए पानी की स्याह चादर पर जा बुझा रक्स में आने लगे चांदी के भंवर। चांद के हाथ से तारों के कमल गिर गिर कर डूबते तैरते मुरझाते रहे, खिलते रहे। रात और सुबह बहुत देर गले मिलते रहे। ये तासुब नहीं है, लेकिन फ्रंट पे ही किसी ने, यहाँ आ जाए जी, माइक यहाँ ले आए बीच में, एक और खातून है। तब तक जो ऑनलाइन सवाल आए हैं, एक अच्छा सवाल है। सवाल किसी ने पूछा है कि आप अगर नौजवान जावेद अख्तर को कोई मशवरा या कोई एडवाइस देना चाहेंगे तो वो क्या देंगे? एक तो वो सुनते ही नहीं था, लेकिन बहरहाल अब आप कह रहे हैं कि मशवरा दो, तो मैं 2-3 फिल्में बताता कि ये ना लिखो जो लिखी उसने। कोई एक नाम बता दीजिए, कौन सी ऐसी हैं जो नहीं, मैं अपने पैरों पे अपनी नाकामी अपने हाथ से तो नहीं मारूंगा ना मैं, अब वो हो या। लेकिन अगर आप वाकई पूछे कि मशवरा दूँ, मैं शराब पीता था, मैंने 91 जुलाई 31 को मैंने बंद किए और आज तक मैंने कभी हाथ नहीं किया। मैं नौजवान जावेद तो छोड़िए, मैं हर नौजवान को मशवरा दूँ
कि तुम ये काम न करो। और कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती इंसान से हो ही जाती है इसमें। ये बड़ा स्लिपरी है रास्ता, पैर फिसलता है, तो ये काम आप ना करें तो बहुत अच्छा। ओके जी जी कल आपने बात की थी उर्दू ज़बान के बारे में एंड टू टेक केयर ऑफ इट। हम भी वही हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से आए हैं एंड उर्दू वाज टॉट एज अ सेकंड लैंग्वेज। नाउ वी वांट टू प्रोटेक्ट इट फॉर द किड्स। तो सवाल आपसे ये है कि आपने अपने बच्चों की तरबियत कैसे की कि वो जो उर्दू ज़बान की प्रोटेक्शन, कीपिंग दैट कल्चर अलाइव इन योर हाउस, और हमें क्या एडवाइस करेंगे क्योंकि हमारे पास तो अब इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, ये सारी चीज़ें हैं। सो वी हैव टू फाइट द स्क्रीन एज वेल, ताकि जो है हम उर्दू ज़बान को हमारे घर में, हमारे कल्चर, हाउ डू वी कीप दैट कल्चर अलाइव? well done. It's really an extremely serious and sensitive matter. मगर है क्या, जैसे मेरे जो बच्चे थे, मेरी एक बेटी है एक बेटा है, उन दोनों को मैंने उर्दू के लिए टीचर रखा। It didn't work. अब वो बच्चे 4 बजे स्कूल से आते हैं, 5:30 बजे उनका एक ट्यूशन टीचर आना है जो उन्हें मैथमेटिक्स और दूसरी चीज़ पढ़ाएगा। इस बीच में जो वक्त है उसमें एक स्कूल मैंने एक रख दिया है उर्दू का टीचर। बट देन आई रियलाइज़ कि बच्चे जो अपने वज़न से ज़्यादा बड़ा बस्ता लेके जाते हैं, ये उनके साथ आई एम बीइंग अनकाइंड, और वो हो नहीं पाया। अच्छा, फिर दूसरे कि उन बच्चों की माँ जो थी वो उर्दू नहीं जानती, तो एक तो माँ अगर उर्दू ना जाने तो बहुत बड़ा हैंडीकैप दूसरा हो जाता है। तो इतना ज़रूर है कि चूँकि उन्होंने घर में मुस्तकिल शोरा को आते देखा, शेरी महफिलें होते देखी, बात होते देखी उर्दू पे, या लोगों को किताबें पढ़ते देखा उन्होंने अपने घर में, तो आजकल जब नौजवान ज़रा पढ़ते कम हैं, वो इस पे ज़्यादा देख लेते हैं, आईपैड पे, इस पे वगैरह वगैरह, तो ये पढ़ते बहुत हैं। और उर्दू स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाते, लेकिन उर्दू के लिए एहतराम उनके अंदर, इसलिए कि मेरी बेटी उस घर में रहती है जिस घर में फैज़ साहब आए थे, तो वो उन्हें मालूम है कि ये कोई बड़ी चीज़ है। और उनसे कभी जब मैं बताता हूँ उसके बारे में, सुनता हूँ, तो बड़ी हैरत चेहरों पे उनके होती है और तजस्सुस होता है सुनते। लेकिन बड़ा मुश्किल है। दरअसल आपसे मैं यही अर्ज़ करूँ, यू आर इन अ मच बेटर पोजीशन बिकॉज यू हैव उर्दू ऑल अराउंड यू। चिल्ड्रन डोंट डू व्हाट यू टेल देम टू डू, चिल्ड्रन डू व्हाट यू डू। अगर आप शायरी के मजमूए आपके पास हैं, आप उन्हें पढ़ती हैं, अपने दोस्तों से, अपने घर के लोगों से शायरी डिस्कस करती हैं, कभी कभी कोई शायर आपके घर आता है जो सुनाता है, कभी किसी अफसाने पे घर वालों में बहस हो रही होती है, घर में नावल होती है, वो बड़े बड़े राइटर्स का नाम सुन रहे होते हैं, उनके कान में जा रहा होता है, वो उस वक्त करें न करें, लेकिन एक वक्त आएगा जब वो अपनी इन जड़ों को तलाश कर लेंगे। वो एक खातून नारंगी रंग के कपड़ों में, जी मैं आता हूँ जी। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आई एम श्योर अपने 20s में होंगे। आई एम ऑल्सो 26 ईयर ओल्ड। अगर आपको कोई एडवाइस देनी हो लोगों को जो अपनी 20s में हों तो क्या होगी? शराब तो बंद करा दिया आपने, अब और क्या बंद कराएंगे? अब देखिए, ये जिस रंग के कपड़े पहने हैं तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो सकती थी इनकार करने की, तो वो तो अब मुझे जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो आपको मैं एक बात बताऊं, और ये बिल्कुल मैं किसी कसर नफसी में या डिप्लोमेसी में नहीं कह रहा हूँ, मुझे कतई ऐसा महसूस नहीं होता है कि आजकल के जो यंगस्टर हैं उनको मेरी एडवाइस की ज़रूरत है। मैंने इनसे पहले माफ़ी ले ली है कि मैं इनके 350 गज के जो सीरीज़ हैं वो यहाँ नहीं बताऊँगी, और ना मैं इनसे कहूँगी कि आप अपना तारुफ कराएँ, और ना मैं ये कहूँगी कि तारुफ के कोई मोहताज नहीं है, तो सिर्फ नाम लेना ज़रूरी है। सी मीरा ही
कराची से खुसूसी तशरीफ लाई है सानिया से। मेरा बहुत ही प्यारा बेटा इमरान अब्बास, और वो गोदों में खेलने वाली जो कहानी थी वो सनिया में। तो ख़वातीन और एक हज़रात, आपसे जो मैंने अभी जिक्र भी किया था, लेकिन अब मैं एक सवाल आपसे ओपन करूँगी, आप बारी बारी जवाब दे दें, फिर मैं हो सकता है नाम लेके करूँगी। मेरा सबसे पहला सवाल जो शायद इन हाजरीन के जहन में भी घूम रहा हो कि आज के फिल्मों में ख़वातीन का रोल और माजी की फिल्मों में ख़वातीन के रोल में आपकी राय में क्या फ़र्क नज़र आता है? सीमी, अगर मैं कहूँगी आप सीनियर हैं तो मुझे मारना नहीं, तो मेरे ख्याल में इसका जवाब यहाँ से शुरू करेंगे और फिर यूँ चलते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर जाग रहा है, नजर आ रहा है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री एक रोलर कोस्टर है, कहाँ से शुरू हुई और अब कहाँ खड़ी है। ख़वातीन का रोल कैमरे के आगे रीडिफाइन हो रहा है, होता चला जाएगा, लेकिन एक सेक्स सिंबल से जहाँ कहानी का महवर सिर्फ मर्द था, उससे कहानियाँ ख़वातीन के बारे में कभी कभी देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। लेकिन 21वीं सदी की खातून जहाँ आज खड़ी है, जो वो कर रही है, उसकी कहानी अभी तक ख़ास सुना नहीं है। शायद ख़वातीन की कहानियाँ सुनाने से डरते हैं, शायद इतनी आदत हो गई है एक मेल पर्सपेक्टिव से कहानी सुनाने की कि वो रिवायत तोड़ने से डरते हैं। कुछ ऐसी फिल्में बनी हैं अभी जिनमें ख़वातीन का दुख, दर्द, इंतज़ार इसमें नज़र आता है, और बनाने वाला, लिखने वाला एक मर्द है, लेकिन वो ऐसा मर्द है जो जानता है कि ख़वातीन की कहानी सुनानी कितनी ज़रूरी है। फिल्म कमली की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन कितने सालों बाद एक ऐसी फिल्म आई जिसमें एक खातून नज़र आई, 2 ख़वातीन नज़र आई, जिनका दुख, दर्द हमें महसूस हुआ बहुत साल बाद। हमारे ड्रामे में ख़वातीन की कहानी तो सुनाते हैं, मेरे ख्याल में काफ़ी कुछ सीमी आंटी ने कह दिया है, और बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक करती हूँ। सिर्फ ख़वातीन की कहानी या सिर्फ हज़रात की कहानी से है मसला मुझे ज़ाती तौर पे कहानी में किरदार किसी भी माशरे के मौजूदा हालात के अंदर रहते हुए एक बैलेंस के साथ सुनाई जाने वाली कहानी मिसिंग है। हमारे फिल्म मेकर की, हमारे राइटर का कान ग्राउंड पे नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है, और इसमें इकोनॉमिक्स भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे जैसे सिनेमा की साख्त बदली है, सिनेमा घरों की साख्त बदली है, और वहाँ जाने वाली ऑडियंस बदली है, हमारी कहानी में आप देखेंगे कि थोड़ी सी जिद्दत आई है। मुझे इस पर एतराज़ इसलिए है क्योंकि ये आपकी जनरल सिनेमा गोइंग ऑडियंस को थोड़ा सा अंडरमाइन करने वाली बात है कि अगर हम उनके लिए ये फिल्म बनाते जो सिंगल स्क्रीन सिनेमा था, तो शायद ये फिल्म ना चलती या ये फिल्म कामयाब ना होती। मुझे ये भी लगता है कि हम अपनी ऑडियंस की सेंसिबिलिटी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते एज फिल्म मेकर्स, एज स्टोरी टेलर्स। मेरे लिए ये भी ज़रूरी है कि हम ख़वातीन की कहानियाँ भी सुनाएं
हजरात की कहानियाँ भी सुनाएं, बच्चों की कहानियाँ भी सुनाएं। 2023 में नहीं आ रहा, मुझे लगता है कि किस तरह की फिल्में बननी हैं, जो डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर आ रहे हैं वो क्या दिमाग में लेकर आ रहे हैं कि फ़िल्म को हिट कराना है, ऑडियंस क्या मांग रही है, उसमें आइटम नंबर चाहिए, आप ऑब्जेक्टिफाई करके औरत को सिर्फ अपना फिल्म हिट कराना चाहते हैं या फिर आप कोई मीनिंगफुल सब्सटेंशियल सिनेमा देना चाहते हैं। तो अभी तो यही क्लैरिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जॉनर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, सबको फिल्म बनाने का शौक़ है, कुछ समझ में नहीं आता, तो हम हिंदुस्तान का वो सिनेमा जो ऑलरेडी ऑब्सलीट हो गया है उसका रीमेक थोड़ा सा प्रोग्रेसिव करके दिखा देंगे कि हाँ ये तो कंफर्म हिट होगी, इसलिए कि इसके अंदर 4 ऐसे जुबानी जुमले होंगे या इसके अंदर उसी तरह की बातें होंगी जो कि अब वो लोग भी छोड़ चुके हैं। मैं क्योंकि इंडिया पाकिस्तान दोनों में काम कर चुका हूँ, इसलिए मैं उस पर्सपेक्टिव से देखता हूँ कि अब वो सिनेमा उनका बहुत आगे निकल गया और उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। आप मान लीजिए कि उनके पास, क्योंकि उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बहुत मेहनत करके अपने सिनेमा को आज सारी दुनिया में इस जगह पे, बेशक वहाँ ऐसी फिल्में भी बनती हैं जो कि बहुत ज़्यादा कमर्शियल होती हैं, लेकिन एक बहुत मेहनत के बाद उन्होंने इस प्रोसेस से गुजर के हर तरह की फिल्में बनाने के बाद तो अभी तो ये क्लैरिटी हमारे पास। औरत का दुख, बेशक मैं मानता हूँ कि औरत की जो तकलीफ़ है वो या तो औरत ने समझी या फिर उन सूफीज़ ने समझी जिन्होंने अपनी जब डायलेक्ट यूज़ किया, जब बयान, तो वो मुअन्नस में अपने आप को कन्वर्ट कर दिया। इसलिए कि कितनी आप सूफी शायरी सुनिए तो वो औरत की ज़बान बोलते हैं, मैं हुई। ना हमें कोई स्टेट सपोर्ट मिलता है, ना हमारे यहाँ कोई इंस्टीट्यूशंस हैं बाकायदा जहाँ पे ट्रेनिंग होती हो या इसको एज एन इंडस्ट्री ट्रीट करते हों लोग। इंडिविजुअल्स हैं जो बना रहे हैं फिल्में, लेकिन उसको भी वो जब वो बना रहे होते हैं तो वो उसको एज अ प्रोडक्ट पेश करना चाहते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ बिजनेस मॉडल। क्या चीज़ है, कौन सा फॉर्मूला है जिसको हम फॉलो करें जिससे कि ये चीज़ बिकेगी बेहतर मार्केट के अंदर। उसको मुझे लगता है कि ये अप्रोच में कुछ फ्लॉ है। जाहिर है इट हैज़ टू डू वेल। अगर आप कोई चीज़ पे टिकट लगा रहे हैं और वो बिक रही है तो आपको अपने पैसे तो पूरे करने हैं, लेकिन वो स्टार्टिंग पॉइंट आपका इम्पिटस क्या था या आपको वजह क्या थी जिसके बाद आपने सोचा कि मैं एक फिल्म बनाऊं। वो शायद सोच पहले आए कि हाँ ये एक मौजू है जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है, या अभी तक इसके ऊपर हुई नहीं, बजाय इसके कि जिस तरह इमरान कह रहे हैं कि हम घिसे पिटे फॉर्मूला को फॉलो ही किए चले जा रहे हैं और इसी वजह से वो अच्छी चीज़ भी नहीं बनती। हम वो चीज़ बनाएं जैसे कि हमने सरमद की कमली में सानिया को भी देखा, किस तरह से एक बिल्कुल नया तरीका था कहानी सुनाने का भी, कहानी का मौजू भी बिल्कुल मुख्तलिफ था, लेकिन वो दिल को वो छूती थी और बहुत खूबसूरत थी। मैंने तो 2 दफ़ा देखी। दुख्तर भी एक फिल्म थी। मतलब ये